गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस करा था रिसोल्यूशन प्लान और उसके बारे में अपन ने देखा था ये टॉपिक। आज अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है लायबिलिटीज फॉर प्रीवियस ऑफेंसेस। तो इसमें अपन देखेंगे लायबिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है, वंस रिसोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड, CD is generally relieved from liability for any offenses committed before CIRP begins। तो इसका क्या मतलब है, जब भी अगर रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो जाता है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट डेटर रिलीव हो जाता है, उसकी कोई लायबिलिटीज है, ठीक है। यानी कि ऑपरेट डेटर की कोई लायबिलिटी नहीं रहती, ठीक है, जो भी उसने ऑफेंस करे बिफोर CIRP बिगिंस। यानी कि जब भी CIRP बिगिंस कर, जब भी CIRP प्रोसेस वही 180 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ, उससे पहले जो भी कंपनी ने कोई भी ऑफेंस करा, उन सब से भैया कॉर्पोरेट डेटा की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, कॉर्पोरेट डेटा यानी कि कंपनी की लायबिलिटी कोई नहीं रहेगी, ठीक है, अगर रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो गया तो। डेट मीन्स कंपनी कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड इफ सर्टेन कंडीशंस आर मेट। पर उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, तभी कंपनी पर प्रोसिक्यूटेड कोई भी केस नहीं चलेगा उससे पहले जो भी कंपनी ने कोई ऑफेंस करा उसके लिए। पहला कंडीशन है चेंज इन मैनेजमेंट। इंडिविजुअल्स हु वर इंचार्ज बिफोर CIRP आर नो लॉन्गर इन कंट्रोल। ये तो अपन ने देखा, ये जो अभी कंपनी को चला रहे हैं, जैसे कि अपन ने देखा था रिलायंस अगर लोन रिपेमेंट नहीं करी SBI का, तो जो भी अभी रिलायंस के डायरेक्टर है वो डायरेक्टर की पोजीशन से हट जाएंगे और जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो अपॉइंट हो जाएगा उसकी जगह और वो कंपनी को चलाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मैनेजमेंट होना चाहिए। न्यू मैनेजमेंट मस्ट नॉट बी प्रमोटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट बिफोर इंसॉल्वेंसी। यानी कि यहाँ एक बात आप देखोगे कि जो भी पहले जिनकी वजह से लोन रिपेमेंट नहीं हुआ था, ठीक है, तो वो नहीं रहने चाहिए आफ्टर ये रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो जाए उसके बाद, ठीक है। नए जने कंपनी को चलाएंगे, ठीक है। रिलेटेड पार्टी टू समवन हुआ प्रीवियसली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए समवन हुआ हेल्प्ड इन कमिटिंग ऑफेंस, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसने ऑफेंस कमिट करने में हेल्प करी हो, ठीक है, और उसकी वजह से कंपनी की इतनी हालत खराब हो गई कि कंपनी अब क्रेडिटर्स का पैसा नहीं चुका पा रही, ठीक है। बट ऑफिसर हो इन्वॉल्व इन कॉर्पोरेट डेटर बिजनेस लायबल, ठीक है, यहाँ कंपनी की लायबिलिटी खत्म हो रही है। पर ऐसा नहीं है कि जो पुराने डायरेक्टर थे उन पर कोई केस चल रहा तो उनकी कोई लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। वो जो लायबिलिटी उन पर पहले भी थी वो अभी भी रहेगी, चाहे रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो जाए, ठीक है। यानी कि जो ऑफिसर की गलती थी जिनकी वजह से कंपनी लॉसेस में है, तो उनकी तो गलती रहेगी, ठीक है, पर कंपनी पर जो कोई केस चल रहे थे वो हट जाएंगे, ठीक है, अगर रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड हो जाता है। सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है, न्यू प्रोसिक्यूशंस बिगिंस ड्यूरिंग CIRP डिस्चार्ज फ्रॉम डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रिसोल्यूशन प्लान। यानी कि कंपनी पर कोई CRP प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ उस दौरान भी कंपनी पर कोई केस लगा हो तो वो केस भी ख़त्म हो जाएगा जिस दिन रिसोल्यूशन प्लान का अप्रूवल हुआ, ठीक है। पर जो ऑफिसर जो इंचार्ज थे जिनकी गलती थी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट जिन ऑफिसर की वजह से हुआ, तो ऑफिसर लोग तो लायबल रहेंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में लिख रखा है, व्हेन अ कंपनी इज गोइंग थ्रू CIRP नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट कंपनीज प्रॉपर्टी फॉर एनी ऑफेंसेस दैट हैपन बिफोर प्रायर टू CIRP। यानी कि कंपनी जब CIRP प्रोसेस के थ्रू जा, ठीक है, कंपनी पर जब CIRP प्रोसेस चल रहा था, ठीक है, तो उसके कोई भी नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट कंपनीज प्रॉपर्टी। तो कोई भी आप एक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि आप अगर कंपनी को कोई लीज पर किसी ने मशीन दे रखी है तो वो भी वापस नहीं ले सकता जब तक कंपनी CIRP प्रोसेस में है, ठीक है, फॉर एनी ऑफेंसेस दैट हैपन प्रायर टू CIRP, ठीक है। कंपनी की कोई भी एसेट्स लायबिलिटी सेल नहीं हो सकती जब तक कंपनी CIRP प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर ले। हु कांट बाय कंपनीज एसेट्स। अब अगर कभी लिक्विडेशन होता है तो कौन लोग कंपनीज के एसेट्स नहीं खरीद सकते, पहले जो प्रमोटर मैनेजर्स थे, जो प्रीवियस इंचार्ज थे, वो लोग नहीं खरीद सकते। पीपल इन्वॉल्व इन क्राइम्स, ठीक है, जिनकी वजह से कंपनी की हालत खराब हुई है। थर्ड, कॉपरेशन विद इन्वेस्टिगेशंस। अब भले ही अपन ने देखा हो कि कंपनी रिलीव तो हो गई लायबिलिटी से, पर कंपनी को प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी अथॉरिटीज़ को, ठीक है।
यानी कि कंपनी को कोऑपरेट तो करना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में, ऐसा नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो सब तो मेंटेन करना ही है, ठीक है। लिक्विडेशन प्रोसेस, अब अगर कंपनी का लिक्विडेशन होता है यानी कि रिसोल्यूशन प्लान फेल हो जाता है, ठीक है, तो कंपनी का लिक्विडेशन केस हो गई, फिर CIRP, फिर S1 ऑप्शन, उसके बाद तो लास्ट स्टेप है लिक्विडेशन, यानी कि कंपनी का वाइंड अप कर दो, नो प्लान रिसीव ड्यूरिंग CIRP, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि CIRP प्रोसेस के दौरान कोई भी प्लान जमा ही नहीं हो, क्रेडिटर्स को ही कोई प्लान जमा नहीं हो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, प्लान प्रेजेंटेड रिजेक्टेड बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, प्लान रिजेक्टेड बाय अथॉरिटी पास ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन, या फिर एक तो अथॉरिटी रिजेक्ट कर सकती है प्लान को, या फिर एक ऑप्शन है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, ये प्लान को कब अप्रूव करेंगे जब 66% या उससे ज़्यादा वोट मिलेगा तभी प्लान अप्रूव होगा, ठीक है। तो इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस कैसे होगा, पास ऑर्डर टू कॉर्पोरेट डेटर फॉर लिक्विडेशन और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी, उसके बाद पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, फिर ऑर्डर वो भेज दिया जाएगा अथॉरिटी को वेयर कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड, जहाँ कंपनी रजिस्टर्ड थी उनको भी बता दिया जाएगा कि अब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है। A majority of creditors 66% vote to liquidate the company before resolution plan is finalized, और अगर कंपनी के क्रेडिटर्स चाहते हैं कि कंपनी का पहले ही लिक्विडेशन हो जाए, आमतौर पर लिक्विडेशन क्रेडिटर्स लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा तो मान लो क्रेडिटर्स लोगों ने लोन दिया होगा कंपनी को 20,000 करोड़ का, और अगर लिक्विडेशन होगा तो क्रेडिटर्स को पूरा तो ही ना मिल पाएगा, लोन रिपेमेंट बहुत कम अमाउंट मिलता है, जैसे कि 2,000 करोड़ ही मिले, ठीक है, तो उनका 90% अमाउंट तो लॉस हो जाएगा। इसलिए आमतौर पर क्रेडिटर्स लोग चाहेंगे नहीं क्योंकि कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, क्रेडिटर्स लोग तो यही चाहेंगे कि प्लान अप्रूव हो जाए ताकि कंपनी वापस प्रॉफिटेबल बन जाए और उनका जो भी लोन रिपेमेंट था वो पूरा मिल जाए उनको। पर फिर भी यहाँ एक पॉइंट दे रखा है कि अगर क्रेडिटर्स लोग चाहते हैं कि प्लान बनने से पहले ही कंपनी का लिक्विडेशन होना चाहिए तो उसके लिए वोटिंग चाहिए 66%, ठीक है। इफ द रिसोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड बाय अथॉरिटी इज वायलेटेड एनीवन अफेक्टेड कैन अप्लाई फॉर लिक्विडेशन ऑर्डर, यानी कि अगर जो भी प्लान बनाया, ठीक है, प्लान अप्रूव भी हो गया पर उसका वायलेशन हुआ तो कोई भी कंप्लेन कर सकता है, फिर कंपनी का लिक्विडेशन ही होगा, ठीक है। द अथॉरिटी डिसाइड वेदर वायलेशन अकर्ड, if authority decides company violated resolution plan or liquidation order is issued, यानी कि अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी ने पूरा रेसोल्यूशन प्लान का भी वायलेशन कर दिया तो फिर लास्ट स्टेप तो लिक्विडेशन ऑर्डर ही रह जाएगा, ठीक है। और जो ऑफिसर इंचार्ज रहेंगे उनकी तो लाइबिलिटी पूरी रहेगी, ठीक है, यानी कि उनको अगर इम्प्रिजनमेंट होता है तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है, ठीक है। कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ रिसोल्यूशन प्लान, अब मान लो कि किसी ने रिसोल्यूशन प्लान ही सबमिट नहीं करा तो क्या कंसिक्वेंस होंगे, व्हेन रिसोल्यूशन प्लान इज नॉट फाइल्ड विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट डेट या फिर एक्सटेंडेड पीरियड, अथॉरिटी में पास फॉर लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, ये अपन ने देखा ही था कि अगर रिसोल्यूशन प्लान सबमिट नहीं होता तो अथॉरिटी डिसाइड कर सकती है ऑर्डर की लिक्विडेशन हो जाए, ठीक है। लिमिट कितनी दे रखी है, विद इन 180 डेज के अंदर सबमिट हो जाना चाहिए प्लान कि कंपनी आगे किससे ग्रो करेगी, ठीक है। अब उसमें आपका फॉर्म बता रखे हैं CIRP रेगुलेशन 40B के अंदर बता रखे हैं कि IRP या फिर RP को फाइल करने ये फॉर्म्स CIRP 1 से लेकर CIRP 6 ये फॉर्म होते हैं विद इन 7 डेज ऑफ कम्प्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी, यानी कि 7 दिन के अंदर ये फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। अब कौन सी एक्टिविटी है वो अपन आगे देखते हैं। एक्टिविटी रिक्वायरिंग फाइलिंग ऑफ फॉर्म CIRP 7 इफ नॉट कम्प्लीटेड विद इन टाइम, ठीक है, ये फॉर्म तो सबमिट करनी है और साथ में एक और फॉर्म सबमिट करना है अगर जो अपन आगे 5 पॉइंट देखेंगे अगर वो एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हुई तो। पहला, पब्लिक अनाउंसमेंट नॉट मेड बाय T+3 डे, अपन ने देखा था जिस दिन IRP अपॉइंट होता है उसके विद इन 3 डेज पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ती है, अगर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुई तो फॉर्म CIRP 7 भरा जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी टाइम लिमिट दे रखी है कब तक बनना है, विद इन 3 डेज, ठीक है। जो लास्ट डे था 3 दिन का समय मिलता है, 3 दिन जैसे ही एंड हुए उसके 3 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। पहली बार भर रहे हो तो, और अगर आपने ये फॉर्म भी नहीं भरा तो फिर क्या करोगे, सब्सिक्वेंट फाइलिंग होगा, यानी कि
एक्स यानी कि डेट ऑफ फाइलिंग फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि आपने 3 दिन के अंदर नहीं भरा, जिस दिन भरा उसके विद इन 30 डेज अगर आपने वापस अनाउंसमेंट नहीं करी तो वापस आपको 30 दिन बाद वापस भरना पड़ेगा। फिर भी आपने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करी फिर नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। ये एक नोट हो जाएगी, ठीक है। जिस दिन आपने ये फॉर्म पहली बार भरा होगा वो डेट हो जाएगी, उसके प्लस 30 डे करके आपको वापस ये फॉर्म भरना है, ठीक है। अगर आपने अनाउंसमेंट करी नहीं तो फिर भी आप कर ही नहीं रहे हो, लगातार ही अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हो, आपकी इच्छा ही नहीं है पब्लिक अनाउंसमेंट करने की, तो जिस दिन आपने ये फॉर्म पहली बार भरा उसके 60 डेज बाद आपको वापस ये फॉर्म भरना है। फिर 90 डे यानी कि हर 30 डेज के गैप से आपको फॉर्म भरना है, बार बार भरना है, ठीक है। ताकि जब तक आप एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करते हो तब तक आपको भरते जाना है 30 डेज के गैप से। पहली बार भर रहे हो तो विद इन 3 डेज भर जाना चाहिए, और जिस दिन भर रहे हो उसके पीरियड जिस दिन भर रहे हो, मान लो 17 तारीख को भर रहे हो तो 17 के फिर 30 डेज ऐड हो जाएंगे, फिर आपको भरना। अगर आपने एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करी यानी कि अनाउंसमेंट करी नहीं तब तक आपको भरते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसोल्यूशन प्रोफेशनल इज नॉट मेड बाय T+30th डे, ठीक। कौन सा? इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यानी कि जिस दिन CIRP प्रोसेस स्टार्ट हुआ उस दिन से उसके विद इन 30 डेज अगर RP अपॉइंट नहीं हुआ तो भी आपको ये फॉर्म भरना है CIRP 7। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग अच्छी बात ये है कि आपको टाइम लिमिट एक ही दे रखी है, ठीक है, इन 5 एक्टिविटी के लिए। थर्ड है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम नॉट इशूड विद इन 92 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इशू नहीं हुआ तो आपको विद इन 92 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ तो आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। RFRP नॉट इशूड विद इन 10 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, यानी कि रिसोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है। इसके लिए लिख रखा है अगर ये भी इशू नहीं हुआ विद इन 10 डेज के अंदर इशू नहीं हुआ, विद इन 10 डेज आपको कब से गिनना है? जिस दिन आपने इशू करा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम उसके 10 दिन के अंदर ये एक बार RFRP इशू हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं हुआ तो ये टाइम लिमिट चलेगी, फॉर्म एक ही है CIRP 7। CIRP नॉट कम्प्लीटेड बाय T+180th डे, अपन ने देखा था पूरा प्रोसेस 180 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो ये आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ताकि अथॉरिटी को पता चले कि आप गलती कर रहे हो, ठीक है। ये फॉर्म आपको तब तक भरना है जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो ये सारी फॉर्मेलिटीज़। यहाँ T+3 डे कौन सा था? T का मतलब था इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ठीक है। अपन ने ये ऑलरेडी टाइम लिमिट देख चुके हैं, ठीक है। और ये सब आपको भरना है। इसके बाद भरना है आपको CIRP रेगुलेशन 40B में लिखा हुआ है कि IRP RP को फाइल करने फॉर्म CIRP 1 से लेकर 6 विद इन 7 डेज ऑफ कम्प्लीशन ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटी। ये सारे 5 काम कर लेते हो तो उसके विद इन 7 डेज के अंदर आपको ये फॉर्म 1 से लेकर 6 तक आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। आगे अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये अपना यानी कि इसमें दे रखा है कि अगर आप रिसोल्यूशन प्लान का नॉन सबमिशन करते हो तो उसके क्या कंसिक्वेंस है? उसके ये कंसिक्वेंस है कि आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। जब तक आप एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक आपको ये फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो ये अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। नेक्स्ट क्लास में अपन एक रिवीजन वीडियो देख लेंगे पूरे चैप्टर की। ओके, थैंक यू एवरीवन।